हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मोहित जी के ट्रिक पर। आप यदि हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास तुरंत सूचना मिल जाए। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारे वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ जब भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, इससे पहले हमारे भारत के इतिहास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों आज की क्लास से पहले हमारी 4 क्लासें हो गई दोस्तों। जो हमारी पिछली क्लास देखनी है तो दोस्तों हमारी प्लेलिस्ट में जाके पिछली क्लास के अंदर आप हमारी क्लासें देख सकते हैं दोस्तों। कल दोस्तों हमने चर्चा की थी कि भारत के अंदर जो सिंधु घाटी सभ्यता है, आदि इतिहास के अंदर हमने देखा था जो पिछली क्लास में कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद धातु के युग का प्रारंभ हुआ था दोस्तों। कल वाली क्लास में देखा था कि पाषाण युग की समाप्ति के बाद में दोस्तों धातु के युग का प्रारंभ हुआ था। उसके बाद में देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता है, जिसके अंदर दोस्तों सिंधु सभ्यता की जो लिपि थी दोस्तों वो कैसी थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी लिपि थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि थी, जिसको दोस्तों पढ़ा नहीं जा सकता है, सिर्फ उसको भाव से दोस्तों समझ सकते हैं। जिसके अंदर हमने देखा था कि लिपि जो होती दोस्तों उसके अंदर पहली लाइन दोस्तों दाएं से बाएं और दूसरी लाइन को बाएं से दाएं लिखा जाता था दोस्तों। वो कौन सी लिपि थी दोस्तों? भाव चित्रात्मक लिपि थी। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि वहां पे जो लिपि है दोस्तों वो सर्पिलाकार, इस लिपि को दोस्तों सर्पिलाकार लिपि भी कहते थे, गोमूत्री लिपि भी कहते थे। इसके अलावा दोस्तों ब्रेस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता था। इसके और क्या देखा? इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा था कि इस लिपि को सर्वप्रथम जो पढ़ा गया था वो किसके द्वारा पढ़ा गया था? वो पढ़ा गया था दोस्तों वेडेन महोदय के द्वारा। किसके द्वारा? वेडेन महोदय के द्वारा इस सर्पिलाकार या फिर भाव चित्रात्मक लिपि को पढ़ा गया था, जो सिंधु सभ्यता की दोस्तों क्या थी? लिपि थी दोस्तों। इसके अलावा देखा था ये तो वेडेन महोदय दोस्तों पढ़ा गया। इसके अलावा भारत के अंदर जो सबसे पहले व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया था जिसका नाम था दोस्तों नटवरजा। क्या था? कल वाली क्लास में हमने देखा था कि कल जो क्लास थी उसमें देखा था कि जो सर्वप्रथम जो भारतीय व्यक्ति के द्वारा पढ़ा गया था जिसका नाम था नटवरजा दोस्तों। और क्या देखा कल वाली क्लास में दोस्तों? एक बार रिवीजन में वापस करा रहा हूं ताकि आपको वापस साथ ही साथ में रिवीजन दोस्तों होता रहे। और कल वाली क्लास में हमने देखा था कि सर्वाधिक चित्राक्षर जो हमें मिले थे दोस्तों वो मिले थे उल्टे यू के समान। जो उल्टे यू के समान, जिस प्रकार से दोस्तों ये सीधा यू है, वो जो लिपि मिली थी उल्टे यू के अक्षर के समान हमें लिपि वहां पे मिली थी दोस्तों। तो लिपि के साक्ष्य दोस्तों हमें कहाँ से मिलते हैं? तो लिपि के जो साक्ष्य दोस्तों हमें मिले थे वो मिले थे कब्रिस्तान हड़प्पा से। जो भी हमें कब्रिस्तान प्राप्त हुए थे दोस्तों उन कब्रिस्तान के ही अंदर इस लिपि के दोस्तों हमें साक्ष्य मिलते हैं। कौन सी लिपि दोस्तों? सिंधु सभ्यता की लिपि, जो हमारी भाव चित्रात्मक लिपि है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा था कि सिंधु घाटी का जो अतीत है दोस्तों उसके अंदर हमने देखा था कि सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में दोस्तों चार्ल्स मेसन के द्वारा एक पुस्तक लिखी या प्रकाशित एक लेख है, जिसके अंदर 1842 में एक प्रकाशित लेख के द्वारा भारत में प्राचीनतम नगर हड़प्पा होने की बात कही थी। चार्ल्स मेसन जब भारत आया था दोस्तों, मैंने आपको पूरी स्टोरी समझा दी थी। चार्ल्स मेसन जब भारत आया था उनको एक मोहरें मिली। मोहरों के बारे में दोस्तों उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को बताया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी को मोहरों के बारे में बताया तो उन्होंने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। तो एक चार्ल्स मेसन के द्वारा एक प्रकाशित लेख है, उस लेख के अंदर दोस्तों जो लेख 1842 में लिखा गया था उस लेख में दोस्तों उन्होंने कहा कि भारत के अंदर एक नगर हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा नगर होने की दोस्तों उन्होंने उस लेख में क्या कही दोस्तों? बात कही थी दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों हमने कल क्या पढ़ा था? इसके अलावा दोस्तों हमने पढ़ा था कि 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। यहाँ पे सिर्फ दोस्तों 1856 ईस्वी में दोस्तों ओनली फॉर सिर्फ और सिर्फ अलेक्जेंडर के द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सिर्फ मानचित्र जारी किया गया था। क्या किया गया था? सिर्फ मानचित्र जारी किया गया था हड़प्पा सभ्यता का। अभी तक 1856 तक किसी भी प्रकार का कोई उत्खनन कार्य दोस्तों नहीं किया गया था। सिर्फ 1856 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंगम के द्वारा हड़प्पा का मानचित्र जारी दोस्तों किया गया था दोस्तों। और दोस्तों क्या देखा? तो और दोस्तों हमने देखा कि 1856 में कराची और लाहौर के मध्य दोस्तों रेलवे का कार्य चल रहा था। और रेलवे के कार्य के अंदर दो सगे भाई थे, इंजीनियर थे। एक का नाम दोस्तों जॉन बल्टन, दूसरे का नाम था विलियम बल्टन। इन दोनों सगे भाइयों के द्वारा खुदाई के दौरान इनको ईंटें प्राप्त होती है। इन ईंटों के बारे में दोस्तों किसको बताते हैं? डलहौजी को बताते हैं। कौन किसको बताते हैं? डलहौजी को बताते हैं। डलहौजी को भारत के अंदर रेलवे का जनक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेलवे का जनक कहा जाता है। ये डलहौजी को जब इसके बारे में बताते हैं, डलहौजी उस वक्त कौन था? डलहौजी उस टाइम भारत के गवर्नर जनरल थे। कौन थे दोस्तों? भारत के गवर्नर जनरल थे। तो डलहौजी को जब ये बात बताते ईंटों के बारे में, तब डलहौजी भी इनकी तरफ किसी भी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देते हैं दोस्तों। तो डलहौजी जिसे भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। यदि वापस प्रश्न पूछा जाए दोस्तों कि भारत में पहली रेल, दोस्तों वापस अपने टॉपिक पे आते हैं जहाँ तक कल हमने पढ़ लिया था। भारत में जो पहली दोस्तों रेल है, पहली बार रेल कब, किस स्थान से कब और किस स्थान से कहाँ तक चलाई गई दोस्तों? तो हम देखें
देखेंगे भारत में पहली बार रेल 16 अप्रैल 1853 में मुंबई तथा मुंबई से किसके मध्य चलाई गई दोस्तों, ठाणे के मध्य चलाई गई थी। किसके मध्य चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के मध्य दोस्तों चलाई गई 16 अप्रैल 1853। डलहौजी को रेलवे का जनक कहा जाता। डलहौजी जब ये रेलवे का कार्य चल रहा था, यहाँ पे दोस्तों हड़प्पा के अवशेष मिले। उस वक्त वहाँ के डलहौजी क्या थे दोस्तों, भारत के गवर्नर जनरल थे। ये दोस्तों जो रेल चलाई गई थी, ये कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी, मुंबई से ठाणे के मध्य चलाई गई थी। और ये कितने किलोमीटर चलाई गई दोस्तों, 33 किलोमीटर। कितने चलाई गई दोस्तों, 33 किलोमीटर चलाई गई थी दोस्तों। यहाँ तक जो ये कल की हमारी क्लास की उसका वापस मैंने आपको रिवीजन करवा दिया गया। अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। आशा करता हूँ जो भी मैं आपको समझा रहा हूँ आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो दोस्तों इस क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करने के बाद में यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर और जरूर करें दोस्तों। अब बढ़ेंगे हमारे अगले पॉइंट की ओर दोस्तों। अब दोस्तों हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता से अन्य कौन कौन से अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों हमें और अन्य क्या क्या अवशेष प्राप्त होते हैं, अब चर्चा करेंगे हमारी इसी क्लास के अंदर दोस्तों। हड़प्पा सभ्यता के अंदर जैसे हम देखते हैं तो हमें और क्या क्या अवशेष मिलते हैं दोस्तों। यहाँ पे देखने को मिलता है कि सबसे पहला पॉइंट है, हम देखेंगे कि हड़प्पा से स्त्री के गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की मरण मूर्ति प्राप्त हुई है। कि हड़प्पा से एक स्त्री की मूर्ति मिली है, जिस वो मूर्ति के अंदर गर्भ से निकलते हुए एक पौधे की जो एक मरण मूर्ति मिली है कि उसके गर्भ से एक पौधा निकल रहा है। क्या निकल रहा है, एक पौधा उनके गर्भ से निकल रहा है दोस्तों, जिससे हड़प्पा वासियों ने अरोरा देवी या पृथ्वी देवी कहा। जिस स्थान से वो मरण मूर्ति मिली है दोस्तों, उस मूर्ति के अंदर गर्भ से पौधे के निकलने के जो हमें साक्षी मिलते हैं, उसके अनुसार हमने जो हड़प्पा सभ्यता दोस्तों उन्होंने उस मूर्ति को यहाँ तो दोस्तों अरोरा देवी कहा, और अरोरा देवी के अलावा दोस्तों क्या कहा, पृथ्वी देवी क्या कहा, क्या कहा, पृथ्वी देवी कहा। किसको कहा, जो हड़प्पा सभ्यता से हमें एक मूर्ति मिली जिसके गर्भ से एक मूर्ति के अंदर एक पौधा गर्भ से निकल रहा है, जो कैसी मूर्ति है दोस्तों, मरण मूर्ति है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे हमें क्या मिला है, यहाँ से कांस्य के दर्पण मिले दोस्तों हड़प्पा से दोस्तों, और हमें यहाँ से कांस्य के दर्पण, कैसे दर्पण मिलते हैं, कांस्य के दर्पण मिले। इसके अलावा दोस्तों हमें क्या मिला है, तो यहाँ से प्रसाधन मंसूजा, इसे दोस्तों श्रृंगार पेटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों, प्रसाधन मंसूजा, जिसे दोस्तों क्या कहा जाता है, मंजूषा को श्रृंगार पेटी भी कहा जाता है दोस्तों। हमें यहाँ से पूरी श्रृंगार की पेटी मिली है। और यदि पूछा जाए श्रृंगार का सामान दोस्तों कहाँ से मिला है, तो दोस्तों आप यहाँ पे लिख देना कि श्रृंगार का सामान हमें कहाँ से मिला है, चनोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है दोस्तों, श्रृंगार का सामान हमें चनोदड़ो से मिला है। क्या क्या मिला है चनोदड़ो से हमें, तो चनोदड़ो से दोस्तों हमें वहाँ पे पाउडर के साक्ष्य मिले। किसके साक्ष्य मिले, पाउडर के साक्ष्य। किसके, पाउडर के साक्ष्य कहाँ से मिले दोस्तों, चनोदड़ो से मिले। क्या मिले, पाउडर के साक्ष्य मिले। पाउडर के साक्ष्य के अलावा दोस्तों और क्या मिला है, तो और हमें यहाँ से मिला है दोस्तों कंगे के साक्ष्य। किसके, कंगे के साक्ष्य दोस्तों। कंगे के साक्ष्य के अलावा और क्या मिला दोस्तों, तो और हमें यहाँ से मिलता है दोस्तों काजल के साक्ष्य। किसके साक्ष्य, काजल के साक्ष्य। काजल के हमें यहाँ से साक्ष्य मिलते, कहाँ से, चनोदड़ो से। क्या मिलते, काजल के साक्ष्य मिलते। और श्रृंगार पेटी में से और क्या मिलता है दोस्तों, श्रृंगार पेटी तो श्रृंगार के और भी सामान मिलेगा, तो यहाँ से और मिले लिपस्टिक के साक्ष्य। किसके साक्ष्य, लिपस्टिक के यहाँ से साक्ष्य मिलते। किसके साक्ष्य, लिपस्टिक के साक्ष्य हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं दोस्तों। और क्या मिला दोस्तों, और यहाँ पे मिले दोस्तों कांसे की गाड़ी मिली, और भी अन्य सामान यहाँ से मिला है। लेकिन जो श्रृंगार से संबंधित जो सामान मिला है, जो हमें यहाँ मिला है, ये सामान हमें कहाँ से मिला दोस्तों, चनोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिला है, चनोदड़ो से। ये दोस्तों यहाँ से हमें श्रृंगार का सामान मिलता है। लेकिन श्रृंगार पेटी दोस्तों जो मिली हमें, वो कहाँ से मिली है दोस्तों, हड़प्पा नगर या हड़प्पा सभ्यता से दोस्तों हमें मिली है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ से मिला कि मानव के साथ बकरे के समाधान मिले। क्या मिला, मानव के साथ बकरे के समाधान मिले। मानव के साथ बकरे के दोस्तों क्या मिले हैं, समाधान मिले हैं। मानव के साथ बकरे के, किसके, बकरे के समाधान के साक्ष्य दोस्तों हमें मिलते हैं दोस्तों। और क्या मिलता है, तो और दोस्तों हमें यहाँ से मिलता है कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरे, जिन्हें दोस्तों चित्रित मोहरे भी कहा जाता है, जो भी हड़प्पा से हमें प्राप्त, जिससे हमें हड़प्पा से मिलती है कि सर्वाधिक अलंकृत मोहरे, जिसे चित्रकारी या चित्रित मोहरे, जिन्हें अलंकृत मोहरे कहा जाता है। अलंकृत मोहरे हड़प्पा जंग की, सर्वाधिक हड़प्पा जंग की जो मोहरे मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है दोस्तों। सर्वाधिक अलंकृत मोहरे हड़प्पा जंग की सर्वाधिक मोहरे जो कहाँ से, मोहनजोदड़ो से दोस्तों हमें प्राप्त हुई है दोस्तों। और क्या मिला, सिंधु सभ्यता की मोहरे सेलखड़ी स्टेटाइट, क्या स्टेटाइट से निर्मित होती थी। जो सिंधु सभ्यता की दोस्तों जो हमें मोहरे मिलती है, सेलखड़ी की जो मोहरे जो निर्मित होती है दोस्तों, यह सेलखड़ी की मोहरे दोस्तों
ये सेल खड़ियाँ स्टेटाइट से दोस्तों निर्मित होती थी। किससे निर्मित होती थी? सेल खड़ियाँ स्टेटाइट से दोस्तों निर्मित ये हमें मोहरें दोस्तों मिलती है। दोस्तों मोहरों के प्रकार दोस्तों निम्न इस प्रकार से है। मोहरों के जो प्रकार मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि जो ये मोहरें मिली इनके प्रकार कौन कौन से है। ये 3 प्रकार की दोस्तों मोहरें होती थी। कितने प्रकार की होती दोस्तों? 3 प्रकार की। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। अब दोस्तों पूछो कि 3 प्रकार कौन कौन से थे, तो मैं 3 प्रकार आपको बता देता हूँ। पहला प्रकार है दोस्तों आयताकार, जो पहली हमें मिलती है आयताकार। दूसरा है वर्ताकार, तीसरी है वर्गाकार। दोस्तों ये जो हमें मोहरें मिलती है 3 प्रकार से मिलती है, आयताकार, वर्ताकार और वर्गाकार। सर्वाधिक जो हमें मोहरें मिली है दोस्तों वो किस प्रकार की मिली है? जो मिली है आयताकार। जो सर्वाधिक मोहरें मिली है हमें आयताकार मोहरें मिली है, और इसके अलावा जो मोहरें मिली है जो हमें वर्ताकार वर्गाकार जो मोहरें हमें यहाँ से मिलती है। कहाँ से? हड़प्पा से अन्य अवशेष के अंदर दोस्तों हमें मिलती है। दोस्तों अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यदि अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ दोस्तों शेयर जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। अगली दोस्तों हमारा जो पूरा स्थल आता है जिसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। कैसा जोदड़ो? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों ये सबसे बड़ा जो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा पूरा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे बड़ा पूरा स्थल दोस्तों खोजा गया जिसका नाम है दोस्तों मोहनजोदड़ो। वर्तमान में दोस्तों यदि मोहनजोदड़ो पूछा जाए तो कहाँ पे है? पाकिस्तान में। वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है? पाक में। लेकिन भारत के अंदर भी दोस्तों एक जो स्थल खोजा गया पूरा स्थल, ये तो दोस्तों सबसे बड़ा सिंधु घाटी सभ्यता का पूरा स्थल है। यदि भारत में सबसे बड़ा पूरा स्थल दोस्तों आपको पूछा जाए तो दोस्तों वो आपका कौन सा हो जाएगा? वो दोस्तों आपका हो जाएगा राखी गढ़ी। दोस्तों कौन सा? राखी गढ़ी। राखी गढ़ी दोस्तों हमारा कहाँ पे हो जाएगा? राखी गढ़ी दोस्तों हरियाणा में हो जाएगा। कहाँ पे? हरियाणा में हो जाएगा दोस्तों। हरियाणा में दोस्तों और कौन सा है? राखी गढ़ी के अलावा दोस्तों आपका बनावली भी। लेकिन राखी गढ़ी के अंदर जो है हरियाणा में सबसे बड़ा जो ये पूरा स्थल है जो कहाँ पे हमारे भारत के अंदर दोस्तों सबसे ज्यादा यदि पूरा स्थल खोजे गए दोस्तों वो कहाँ पे है? दोस्तों गुजरात में हो जाएंगे। कहाँ पे? गुजरात में हो जाएंगे। दोस्तों अब बढ़ेंगे दोस्तों हमारे मोहनजोदड़ो के बारे में। दोस्तों बाकी क्लासों में मस्ती मजाक वगैरह कुछ चलती रहती है, लेकिन अपना ऐसा कुछ टारगेट नहीं है दोस्तों। सीधा क्लास और टॉपिक और व्यू से व्यू चलते हैं, इसलिए दोस्तों यहाँ पे जिसको अच्छा लगे दोस्तों आप पढ़ सकते हैं। दोस्तों तो आप देखेंगे दोस्तों मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो दोस्तों कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे दोस्तों? पाकिस्तान में। दोस्तों मोहनजोदड़ो के बारे में दोस्तों देखेंगे कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे पर अवस्थित था, जो वर्तमान में पाकिस्तान सिंध प्रांत के लरकाना जिले में स्थित है। कहाँ पे है? मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के दाहिने किनारे। सिंधु नदी है दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया जो भी सभ्यता है दोस्तों हमें मिलती है वो नदी के किनारे मिलती है। नदियों के किनारे दोस्तों सभ्यता ही मिलती है। हमारा जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल खोजा गया वो भी दोस्तों एक नदी के किनारे खोजा गया। सिंधु नदी के जो दाहिने किनारे के ऊपर कौन सा सभ्यता कौन सा पूरा स्थल खोजा गया? जो है मोहनजोदड़ो। दोस्तों तो ये अवस्थित है। जो वर्तमान में दोस्तों पूछा जाए वर्तमान में मोहनजोदड़ो कहाँ पे है तो वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध प्रांत का एक जिला है लरकाना जिला। कौन सा जिला दोस्तों? लरकाना जिला। ये लरकाना जिले में स्थित है। दोस्तों इसकी खोज राखालदास बनर्जी के द्वारा, मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी ने की थी। किसके द्वारा की गई? राखालदास बनर्जी के द्वारा की गई थी। वर्ष कब की गई? 1922 में। वर्ष 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा मोहनजोदड़ो की दोस्तों स्थापना की गई थी। दोस्तों अगला बिंदु देखेंगे, इस सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को दोस्तों सिंध का दोस्तों किसका? सिंध का नकलिस्तान भी कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को सिंध का नकलिस्तान भी दोस्तों कहा जाता है। किसको? मोहनजोदड़ो को। यह नगर 8 बार उजड़कर 9 बार बसा। दोस्तों मोहनजोदड़ो सभ्यता है जो मोहनजोदड़ो पूरा स्थल है, मोहनजोदड़ो जो नगर है दोस्तों ये 8 बार उजड़कर 9 बार दोस्तों बसा है। क्या है? 8 बार उजड़कर 9 बार बसा था, जिसके 7 क्रमिक स्तर मिले हैं। यहाँ से मिट्टी की गाद मिली। क्या मिली? मिट्टी की गाद मिली है, जो 7 क्रमिक स्तर हमें यहाँ से प्राप्त होते दोस्तों अगला बिंदु जो हम देखेंगे, अगला बिंदु यहाँ देख सकते हैं कि मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत दोस्तों कौन सी है? अन्नागार बोल सकते हो, या फिर अन्नागार के अलावा दोस्तों इसे धन्नागार भी बोल सकते हैं। जो मैंने आपको पिछली क्लास में बताई, जो अन्नागार हमें मिलते हैं वो किस प्रकार से मिलते हैं आपको यहाँ चित्र के माध्यम से समझा रहा हूँ। दोस्तों यहाँ से कारणवश जो पिक थी दोस्तों यहाँ से डिलीट हो गई, लेकिन इसी अन्नागार दोस्तों जो मिले, जो मोहनजोदड़ो से जो सबसे बड़े अन्नागार दोस्तों इमारत मिली है दोस्तों किसकी? अन्नागार है, जिसे धन्नागार भी, जहाँ से जिसके अंदर दोस्तों अन्न रखा जाता था। तथा सबसे बड़ा सार्वजनिक स्थल विशाल स्नानगार भी मिले। यहाँ से विशाल स्नानगार भी मिले हैं दोस्तों। इस स्नानगार की जो धार्मिक महत्व, ये जो स्नानगार मिले दोस्तों इनकी क्या धार्मिक महत्व था? इनका क्या था दोस्तों? धार्मिक महत्व था। दोस्तों अगला बिंदु की इसके चारों ओर जल भंडारण हेतु बड़े बड़े टैंक मिले। जो ये स्नानागार मिला है दोस्तों, जिस प्रकार के स्नानागार के अंदर पानी डालने के लिए, इसके अंदर पानी डालने के लिए
दोस्तों जो ये हमें विशाल स्नानागार मिलते हैं किस प्रकार से, मैं आपको यहाँ चित्र के माध्यम से बताता हूँ। पहले भी मैंने आपको पिछली क्लास में जो विशाल स्नानागार मिले वो आपको बताए। जो स्नानागार है दोस्तों इस प्रकार से बने हुए, इस प्रकार से दोस्तों ये स्नानागार बने हुए, इस प्रकार से स्नानागार बने हुए। ये गहरा दोस्तों पूछा जाए कितना है, गहरा 243, कितना 243 मीटर दोस्तों। ये कैसे गहरे है, 243 मीटर दोस्तों ये गहरा हो जाएगा। इसके बाद में देखेंगे 243 मीटर ये गहरा है। इसके अलावा देखेंगे दोस्तों इसके चार साइड में दो प्रकार से यहाँ से सीढ़ियाँ बनी हुई, इस तरफ भी सीढ़ियाँ है और इस तरफ भी दोस्तों सीढ़ियाँ बनी हुई है दोस्तों। यहाँ से दोस्तों एक गलियारा है, यहाँ पे दोस्तों क्या है, गलियारा है। और ये गलियारा के पास में मैंने दोस्तों अभी आपको बताया कि टैंक बने हुए, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे एक टैंक मिले। इसके चारों ओर जल भंडारण के लिए दोस्तों, ये जल भंडारण के लिए दोस्तों क्या मिले, टैंक मिले या कुएं मिले। इस टैंक के माध्यम से इस स्नानागार के अंदर पानी डाला जाता था और इसी स्नानागार के कोने पर दोस्तों एक छिद्र बना हुआ है जिसके द्वारा पानी को दोस्तों क्या किया जाता था, पानी को बाहर डाला जाता है, गंदे पानी को बाहर फेंका जाता था दोस्तों। इसकी दोस्तों यदि लंबाई पूछी जाए तो लंबा कितना है, ये लंबा तो लंबा हो जाएगा दोस्तों, ये लंबा कितना है, लंबा है 11.88 मीटर। कितना हो जाएगा, 11.88 मीटर दोस्तों ये क्या लंबा है। और ये चौड़ा यदि दोस्तों पूछा जाए तो इसकी चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, इसकी जो दोस्तों चौड़ाई हो जाएगी स्नानागार की चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी 7.01 मीटर। कितनी हो जाएगी, 7.01 मीटर चौड़ाई हो जाएगी दोस्तों। जी गलियारा दोस्तों, गलियारा के जस्ट इस साइड दोस्तों क्या बने हुए, रूम बने हुए, क्या बने हुए, रूम बने हुए दोस्तों। इन रूमों के अंदर दोस्तों या तो कपड़े चेंज किए जाते थे या फिर रहा जाता था इनके साइड में जो रूम बने हुए उनके अंदर दोस्तों। ये टैंक है मैंने आपको बता दिया, इसके द्वारा जो स्नानागार है इसके अंदर दोस्तों पानी डाला जाता था। धन्नागार के बारे में दोस्तों मैं एक बार वापस यहाँ पे पिक्चर तो नहीं लेकिन इसको एक डायग्राम के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। जो ये धन्नागार है दोस्तों इस प्रकार से ये धन्नागार बने हुए मिलते हैं और ये धन्नागार जो आपको इस प्रकार से देखने को मिलते हैं। जो इसकी धन्नागार दोस्तों सबसे बड़ा धन्नागार है, इसकी ऊंचाई दोस्तों यदि पूछी जाए, ये लंबा कितना तो दोस्तों लंबा हो जाएगा आपका 45.71 मीटर। ये 45.71 मीटर दोस्तों क्या हो जाएगा, लंबा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, धन्नागार ये लंबा है। और इसकी यदि चौड़ाई पूछी जाए तो चौड़ाई दोस्तों कितनी हो जाएगी, चौड़ा कितना दोस्तों, तो ये चौड़ा हो जाएगा आपका, चौड़ा कितना दोस्तों, चौड़ा हो जाएगा 15.23 मीटर। कितना हो जाएगा, 15.23 मीटर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो टैंक मिले ये इसके चारों से वो टैंक मिले जो पानी को दोस्तों क्या किया, स्टोर करने के लिए, पानी के लिए टैंक बने मिले थे दोस्तों। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ दोस्तों, इसे जॉन मार्शल ने तत्कालीन विश्व का आश्चर्यजनक क्या क्या तत्कालिक आश्चर्यजनक निर्माण कहा दोस्तों। किसके द्वारा कहा गया, जॉन मार्शल ने कहा था कि ये तत्कालिक या तत्कालीन विश्व का दोस्तों क्या आश्चर्यजनक निर्माण है दोस्तों। साथ ही इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी, साथ ही जॉन मार्शल के द्वारा इसे विराट वस्तु की संज्ञा दी गई। किसको दी गई है, विशाल स्नानागार को दोस्तों। आशा करता हूँ आपको यहाँ से अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप बढ़ेंगे दोस्तों हमारे अगले पेज की ओर। दोस्तों हमारा अगला जो आता है, जो पूरा स्थल, जो हमारा पूरा स्थल आता है जिसका नाम है दोस्तों क्या है, लोथल। कौन सा, लोथल दोस्तों। अब देखेंगे लोथल के बारे में, मोहनजोदड़ो के बारे में देख लिया, आप देखेंगे लोथल के बारे में दोस्तों। यह एक औद्योगिक नगर है। कैसा नगर है दोस्तों, लोथल जो था दोस्तों एक औद्योगिक नगर था। लोथल से मन के बनाने के कारखाने मिले, लोथल से हमें मन के बनाने के कारखाने मिलते हैं। लोथल से दोस्तों हमें क्या मिलता है, लोथल से हमें मन के बनाने के दोस्तों क्या मिलते हैं, मन के बनाने के दोस्तों कारखाने मिलते हैं। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि लोथल जो है दोस्तों ये क्या था दोस्तों, एक प्रकार का ये औद्योगिक नगर था। इसके अलावा दोस्तों मिट्टी से निर्मित घोड़े के साक्ष्य भी मिले, बंदरगाह के भी साक्ष्य मिलते हैं। इसके पास में बंदरगाह भी दोस्तों मिलता है। और मन के बनाने के कारखाने के अनुमान से हम देख सकते हैं जो ये हमारा लोथल है दोस्तों ये क्या था, किस प्रकार से एक औद्योगिक नगर था। कैसा नगर था दोस्तों, औद्योगिक नगर था। कौन सा, हमारा लोथल, हमारा जो पूरा स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का दोस्तों जो हमें मिलता है दोस्तों। माप बांट और माप तोल के लिए पैमाना हाथी दांत पैमाना होता था। जो माप तोल या माप तोल के जो पैमाना होता था दोस्तों किस प्रकार का था, ये हाथी दांत का पैमाना होता था। किस प्रकार से होता था, हाथी दांत का जो क्या होता है दोस्तों, हाथी दांत का दोस्तों यहाँ पे हमें पैमाना मिलता है। कहाँ से, लोथल सभ्यता से या लोथल पूरा स्थल से हमें किसका मिलता है, हमें जो मिलता है ये हाथी दांत का पैमाना मिलता है। यह सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख गोदीबाड़ा या डार्क यार्ड बंदरगाह पातन या पतन था दोस्तों। मैंने पहले भी बताया इस स्थान पर दोस्तों हमें क्या मिलता है, बंदरगाह के भी साक्ष्य मिलते हैं। जो बंदरगाह के साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों या गोदीबाड़ा या डार्क यार्ड या बंदरगाह पातन या पतन भी दोस्तों
दोस्तों यहाँ पे था। दोस्तों यहाँ पे 4 नाव के साक्ष्य से दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ व्यापार का पता चलता है। यहाँ पे 4 नावें मिली है जिनके साक्ष्य के अनुमान लगा जा सकता है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के साथ जो क्या था दोस्तों, इनका व्यापार का, इनका जो क्या रहा, पतन का दोस्तों कारण चल रहा है दोस्तों। आगे देखेंगे यहाँ से खोपड़ी की शल्य चिकित्सा की साक्ष्य मिले। यहाँ से खोपड़ी के जो शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिलते हैं दोस्तों, वो भी हमें किससे मिलते हैं, लोथल सभ्यता से मिलते हैं। इससे अनुमान लगाया जा सकता है यहाँ के चिकित्सा के दोस्तों में साक्ष्य से अनुमान लगाया जा सकता है, जिसके अंदर क्या मिली, खोपड़ी की शल्य चिकित्सा मिली है दोस्तों। यहाँ से अग्निकुंड या अग्नि वेदिका मिली, और क्या मिलता है, और मिलते हैं यहाँ से अग्निकुंड या अग्नि वेदिका हमें यहाँ से प्राप्त होती है लोथल से। दोस्तों अगला जो हमारा पूरा स्थल जिसका नाम है कालीबंगा, कैसी बंगा, कालीबंगा अपना राजस्थान में, कालीबंगा की जगह अपने राजस्थान में है दोस्तों। तो कालीबंगा के बारे में पढ़ेंगे। कालीबंगा दोस्तों हमारी कहाँ आ जाएगी, हनुमानगढ़ जिले में। कहाँ पे, कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में। कौन से जिले में, हनुमानगढ़ जिले में। प्राप्त साक्ष्य कालीबंगा से कौन कौन से हमें यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों, तो कालीबंगा से हमें जो साक्ष्य किस प्रकार से प्राप्त होते हैं, पहला देखेंगे ऊंट के प्रथम साक्ष्य। ऊंट के प्रथम साक्ष्य हमें कहां से प्राप्त होते हैं दोस्तों, कालीबंगा से हमें ऊंट के प्रथम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसके अलावा दोस्तों हल्की आकृति व जुते हुए खेत, जुते हुए खेत और हल्की आकृति के साक्ष्य हमें दोस्तों, ये हमें कालीबंगा सभ्यता से दोस्तों मिलते हैं दोस्तों। इसके अलावा लकड़ी की नाली के साक्ष्य, दोस्तों यहाँ पे लकड़ी के नाले के दोस्तों हमें साक्ष्य मिलते हैं, वो भी हमें यहीं से प्राप्त होते हैं। कहां से होते हैं, कालीबंगा से दोस्तों। इसके अलावा खोपड़ी में सेध वाली साक्ष्य, और खोपड़ी में सेध वाले साक्ष्य मिलते हैं। इससे भी अनुमान लगाया जा सकता है कि यहाँ पे शल्य चिकित्सा के प्रमाण है, यहाँ पे शल्य चिकित्सा का प्रचलन रहा होगा। किस प्रकार से हम अनुमान लगा सकते हैं कि खोपड़ी में सेध वाले यहाँ पे हमें साक्ष्य मिलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों बढ़ेंगे हमारे अगले पेज के दोस्तों। यहाँ पे जो मैं नोट लगा के, एक और बिंदु लिख देना नोट लगा के, कि डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को तीसरी राजधानी कहा। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को दोस्तों क्या बताया, तीसरी राजधानी बताया। किसने बताया, डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। फिर दोस्तों अगली जो हमारे पूरा स्थल आता है रंगपुर। कौन सा पुर, रंगपुर। कौन सा पुर, रंगपुर। रंगपुर गुजरात के काठियावाड़ प्रायद्वीप में मादर नदी के समीप स्थित है। कहाँ पे है रंगपुर, गुजरात के काठियावाड़ के प्रायद्वीप में एक मादर नदी है जिसके समीप है कौन, रंगपुर पूरा स्थल दोस्तों। यहाँ चंबल चावल की भूसी के प्रमाण मिलते हैं। यहाँ पे चावल की भूसी के प्रमाण मिलते हैं। क्या मिलते हैं, रंगपुर में चावल की भूसी के दोस्तों हमें क्या मिलते हैं, हमें यहाँ पे शेष प्रमाण है, हमारे यहाँ से साक्ष्य प्राप्त होते हैं दोस्तों। अब बढ़ेंगे दोस्तों, अगली जो आती है सुरकोटड़ा। ये भी दोस्तों सुरकोटड़ा भी गुजरात में। सुरकोटड़ा कहाँ पे दोस्तों, हमारा गुजरात में हो जाएगा सुरकोटड़ा। गुजरात राज्य के कच्छ क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। एक तो गुजरात के अंदर जो हमें पूरा स्थल मिलते हैं दोस्तों, 2 जगह से मिलते हैं। कितने जगहों से मिलते हैं, 2 जगहों से मिलते हैं दोस्तों। दोस्तों वो 2 जगह कौन कौन सी है, एक तो दोस्तों हमें जो ये सुरकोटड़ा दोस्तों, ये कहाँ पे, कच्छ के मैदान में दोस्तों। कच्छ के मैदान के अलावा दोस्तों और खंभात की खाड़ी में भी दोस्तों हमें पूरा स्थल मिलते हैं। खंभात की खाड़ी में दोस्तों एक तो लोथल है और ये रंगपुर है। जो ऊपर वाला जो हमने देखा था दोस्तों, जो रंगपुर है, सुरकोटड़ा के अलावा पीछे रंगपुर देखा दोस्तों, ये खंभात की खाड़ी में है। और सुरकोटड़ा दोस्तों हमारा कहाँ पे हो जाएगा, कच्छ के मैदान में। गुजरात में 2 स्थानों से मिलते हैं, एक खंभात की खाड़ी में दोस्तों, एक कच्छ के मैदान में। खंभात की खाड़ी में 2 में मिलती है, एक लोथल और रंगपुर, और दूसरा जो कच्छ के मैदान में दोस्तों हमें धोलावीरा और सुरकोटड़ा मिलता है। क्या मिलता है, धोलावीरा और सुरकोटड़ा। तो अब देखेंगे हम सुरकोटड़ा के बारे में। तो ये देखेंगे यहाँ पे कि गुजरात राज्य के कच्छ के क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पे है, गुजरात के कच्छ के क्षेत्र में दोस्तों ये स्थित है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों देखेंगे खोज किसके द्वारा की गई, तो खोज देखेंगे दोस्तों, खोज 1964 में जगपति जोशी के द्वारा। किसके द्वारा, जगपति जोशी के द्वारा खोज की गई। किसकी, सुरकोटड़ा की। किसकी, सुरकोटड़ा की दोस्तों। घोड़े की हड्डी के अवशेष मिले दोस्तों हमें सुरकोटड़ा से। घोड़े की हड्डी के दोस्तों क्या मिलते हैं, हमें यहाँ से अवशेष मिलते हैं। कहाँ से, सुरकोटड़ा में दोस्तों। अगली जो हमारी आएगी राखी गढ़ी। राखी गढ़ी दोस्तों क्या है, भारत की सबसे बड़ी जो है सबसे बड़ा पूरा स्थल कौन सा है, राखी गढ़ी है। यहाँ तो दोस्तों समझेंगे सिंधु घाटी का सबसे बड़ी जो पूरा स्थल है मोहनजोदड़ो है, लेकिन भारत के स्तर से पूछा जाए तो हमारा जो सबसे बड़ी जो हमारा पूरा स्थल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे दोस्तों, स्थान पूछा जाए जिंद जिला कहाँ पे, हरियाणा में। कहाँ पे, जिंद जिला हरियाणा में। खोजकर्ता दोस्तों कौन है, सूरजभान। कौन है, सूरजभान और आचार्य। कौन है, सूरजभान और आचार्य भगवान देव। कौन है, भगवान देव है। कौन से देव है, भगवान देव। सूरजभान और आचार्य भगवान देव राखी गढ़ी के दोस्तों कौन है, खोज करता है। कौन है, खोज करता है दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ और पॉइंट बच जाते जो मैं आपको एक बार नोट डाउन करवा देता हूं, जो मोस्ट है दोस्तों, एक एक 2 लाइन के है जो आपको मैं नोट डाउन करवा देता हूं दोस्तों। बढ़ेंगे हमारे अगले पेज की ओर। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे कौन कौन से, तो यहाँ पे देखेंगे तो वापस इसी पेज के अंदर मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से नोट डाउन है। यहाँ पे नोट डाउन करवा देता हूँ आपको दोस्तों।
सबसे पहले दोस्तों जो पॉइंट है यहाँ देखेंगे, इसके अंदर देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों के होते थे। कैसे होते थे सिंधु घाटी सभ्यता के घर? पक्की ईंटों से। कैसे होते थे? पक्की घर किस प्रकार के थे दोस्तों? पक्की ईंटों के थे। किस प्रकार के थे? पक्की ईंटों के थे। सिंधु घाटी सभ्यता के घर पक्की ईंटों के थे। किस प्रकार के थे? पक्की ईंटों के घर। और दोस्तों क्या था, तो यहाँ पे और देखेंगे कि ये सामान्य घर 2 मंजिला थे। पक्की ईंटों के साथ साथ दोस्तों ये कैसे थे? 2 मंजिला। 2 मंजिला कैसे थे? 2 मंजिला भी थे। पक्की ईंटों के साथ साथ 2 मंजिला थे। दोस्तों इसके बारे में और देखेंगे, और हमें सिंधु घाटी से कौन कौन से पॉइंट मिलते हैं, तो दोस्तों यहाँ से और मिलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के घरों के दरवाजे गली की तरफ खुलते थे। किसकी तरफ खुलते थे? सिंधु घाटी के घर के दरवाजे, सिंधु घाटी सभ्यता के घर के दरवाजे किस तरफ खुलते दोस्तों? गली की तरफ खुलते। किस तरफ? गली की किस तरफ खुलते थे? गली की तरफ खुलते थे। गली की तरफ खुलते थे दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे क्या पॉइंट हमें देखने को मिलता है, यहाँ और देखेंगे दूसरा पॉइंट दोस्तों, हम देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। ये तीसरा पॉइंट यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से दोस्तों हमें क्या मिलता है? सिंधु घाटी सभ्यता घर के दरवाजे गली की तरफ खुलते और थे। ईंटों का आकार दोस्तों सामान्य, जो ये घर के पक्की ईंटों का जो सामान्य, तो जो इनका आकार किस प्रकार के था? सामान्यतः ईंटों का आकार दोस्तों देखेंगे तो ईंटों का आकार किस प्रकार से था? ईंटों का जो आकार हमें देखने को मिलता है किस प्रकार से था? 4:2:1 था। क्या था? 4:2:1 था। ये दोस्तों क्या था? ईंटों का प्रकार था दोस्तों। अब देखेंगे दोस्तों 4 नंबर पॉइंट। अगला बिंदु है कि सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ नामक स्थान से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। क्या मिला है? सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ नामक, कहां से? रोपड़ नामक स्थान से दोस्तों क्या मिलता है? रोपड़ नामक स्थान से मानव के साथ, किसके साथ? मानव के साथ क्या मिलता है दोस्तों? यहाँ देखेंगे तो मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के क्या मिलते हैं? मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के क्या मिलते दोस्तों? साक्ष्य मिलते। क्या मिलते? दफनाने के दोस्तों हमें क्या मिलते हैं? साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ पे? सिंधु घाटी सभ्यता के रोपड़ नामक स्थान पर दोस्तों। रोपड़ के बारे में एक बात और आप ध्यान रखना, जो ये रोपड़ नामक स्थान दोस्तों, ये रोपड़ नामक स्थान है दोस्तों, ये भारत में स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया, उत्खनन किया गया प्रथम है। जो स्वतंत्रता के पश्चात खोजा गया दोस्तों, उत्खनन किया गया प्रथम पूरा स्थल। कैसा है? पूरा स्थल जो स्वतंत्रता के बाद में खोजा गया दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों आपको अच्छे से यहाँ से समझ में आ गया होगा। यहाँ क्लास लंबी चली जाएगी दोस्तों, बाकी वाली चर्चा करेंगे
अगली क्लास में। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, यदि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक करें। दोस्तों अभी जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता को दोस्तों अपन विधिवत रूप से हमारी इसी क्लास के अंदर दोस्तों क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। क्या करते हैं, विधिवत रूप से सिंधु घाटी सभ्यता को यहीं पर समाप्त करते हैं। इससे पहले जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की दोस्तों 4 क्लासें हो गई थी, जो ये हमारी क्लास है दोस्तों ये 5 नंबर क्लास है। अब क्लास जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की यहीं तक की थी। आशा करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।